श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। हमने अनुभव किया कि आज एक छोटे बच्चे को, विद्यार्थी को जो सुनने को मिलता है और उससे जो संस्कार बनता है वह हिंसा का संस्कार बन रहा है। हमने अनुभव किया कि आज एक छोटा बच्चा भी जो देख रहा है उससे भी हिंसा का संस्कार पुष्ट हो रहा है। पत्र पढ़ता है, समाचार पत्र, तो प्रथम पृष्ठ में काफ़ी हिंसा की बातें आ जाती हैं। तब ऐसा लगा कि इंद्रियां हमारे बाह्य जगत के साथ संपर्क करने का माध्यम हैं और जो बाह्य जगत से हम ग्रहण करते हैं और वह मन को देते हैं, आगे चेतना तक सारी बातें जाती है, वे ग्रहण आदान अहिंसा को पुष्ट करने वाले नहीं है, हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो बार बार बात सुनेगा, बार बार देखेगा, वह दृश्य आत्मसात होता चला जाएगा और वह श्रव्य भी आत्मसात होता चला जाएगा। इस प्रसंग में एक बड़ी सुंदर कहानी है संस्कृत साहित्य की। राजा जा रहा था और एक स्थान आया जंगल में, एक मकान और बाहर एक पिंजड़ा और तोता। जैसे ही राजा को देखा और तोता बोला, आओ आओ, आगच्छते आगच्छते, आओ आओ, जा रहा है, लूटो लूटो। राजा तेजी के साथ आगे बढ़ गया। 2-4 किलोमीटर आगे गया और एक आश्रम आया, बाहर पिंजड़ा और वही तोता, और बोला, स्वागतम स्वागतम। राजा को आश्चर्य हुआ कि जो पहला तोता वह तो मार हिंसा की बात कर रहा है और यह स्वागत की बात कर रहा है। तो राजा ने कहा, सुकराज, ये क्या अंतर? तब सुआ बोला, महाराज, माता पे का पिता पे को, हम दोनों सगे भाई हैं, एक माँ और एक पिता है, किंतु वह चोरों की पल्ली में चला गया और मैं मुनियों के पास आ गया। गवा सनानम सबच शृणोति। महाराज, वह गवाशन, गौ को खाने वाले लोगों का वचन सुनता है, उनके संसर्ग में रहता है। अहम तो राजन मुनि पुंगवानाम, मैं मुनि पुंगवों के संसर्ग में रहता हूँ। प्रत्यक्ष में तद भवतापि दृष्टम संसर्गजा दोष गुणा भवंती। आपने भी साक्षात देख लिया कि गुण और दोष संसर्ग से आते हैं। जैसा संसर्ग, जैसा संपर्क, जैसी संगत, वैसे गुणों या दोषों का विकास हो जाता है। कथा का मर्म है, बहुत मार्मिक बात है। हमने अनुभव किया कि हमारी इंद्रियां जिनके संसर्ग में रहती है, रात दिन जो शब्द सुनते हैं, रात दिन जो दृश्य देखती हैं और रात दिन जिनका स्पर्श हमारे भीतर जाता है, वही फलित हो रहा है और उससे हिंसा बढ़ रही है। बहुत लोगों ने पूछा, अहिंसा यात्रा से क्या लाभ हुआ? अब पूरी कहानी बताएं तब तो कोई इतना समय नहीं कि मैं बता सकूं या वे भी सुन सकें। संक्षेप में इतना ही है कि कम से कम हिंसा का दृश्य, हिंसा का श्रव्य सामने आता है। उस स्थिति में अहिंसा का दृश्य और अहिंसा की बात सुनने को मिले, सबसे बड़ा लाभ मैं पहला ये मानता हूँ। आज नहीं मिलता है और इसीलिए चरित्र का ह्रास हो रहा है। हमने सुना
गुजरात में भी सुना, महाराष्ट्र में भी सुना, मुंबई में सुना, सूरत शहर में सुना, अहमदाबाद में सुना, धुलिया में सुना, मध्य प्रदेश में सुना, इंदौर, उज्जैन, सब जगह सुना, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, वहाँ सब जगह सुना कि चरित्र का बहुत ह्रास हो रहा है, हिंसा बहुत बढ़ रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि सब लोग चिंता कर रहे हैं, कह रहे हैं। वास्तविक चिंता कितनी है मैं नहीं जानता, पर शब्दों में आ रहा है कि चरित्र का ह्रास हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है, हिंसा बढ़ रही है। ये तीन बातें तो बहुत सुनने को मिल जाती है। औरों की क्या कहूँ, ऊपर के लोग भी ये बात करते हैं। जब हम दिल्ली में चतुर्मास कर रहे थे, जन्मदिन पर राष्ट्रपति आए और बातचीत हुई। बातचीत के बाद पहला उनका यही था कि आचार्य जी, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तब मैंने अनुभव किया कि नीचे से ऊपर तक एक स्वर सुनाई दे रहा है कि बहुत बढ़ रहा है, कैसे घटे। राष्ट्रपति का प्रश्न था, कैसे घटे। अब इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए, कैसे घटे। नैतिकता का पतन, चरित्र का ह्रास, हिंसा की वृद्धि, ये सारी समस्याएं हैं। पर मैं कह सकता हूँ, किसी पर आक्षेप करना नहीं चाहता, पर इस दिशा में समाज की ओर से कोई संगठित प्रयत्न नहीं हो रहा कि नैतिकता का विकास होना चाहिए, चरित्र का उन्नयन होना चाहिए, हिंसा कम होनी चाहिए। कहीं भी समाज की ओर से संगठित प्रयत्न नहीं हो रहा है। कितने लोग संपर्क में आए, जहाँ जाते दिन भर एक तांता, हजारों हजारों लोगों का, बहुत लोग, लाखों करोड़, कितने ही लोग कह दो, बोला संख्या बहुत बड़ी है, संपर्क में आए, आते रहे, बातचीत होती रही, पर मैंने कहीं भी नहीं देखा कि चरित्र विकास के लिए कोई संगठित प्रयत्न हो रहा है। हिंसा को कम करने की दिशा में कोई संगठित प्रयत्न हो रहा है, यत्र तत्र विरल प्रयत्न हो रहा है, छोटा मोटा प्रयत्न हो रहा है, किंतु छोटे मोटे प्रयत्न का पता ही नहीं चलता। फिर देखा, सरकार की ओर से सबसे संपर्क रहा, जहाँ भी गए, और पूरे सरकारी तंत्र, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर सब संपर्क में आते रहे, बातचीत होती रही, सारी गतिविधियों को जाना। तो मुझे लगा कि सरकार भी निश्चिंत है, उसकी ओर से भी चरित्र विकास का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा, कोई संगठित प्रयत्न नहीं है जिससे कि चरित्र का विकास हो और कम से कम हिंदुस्तान भ्रष्टाचार की सूची में अग्रणी न बने। आसपास तो आ गया है, अग्रणी होने के पास में तो है, पर कम से कम अग्रणी न बने, ऐसा प्रयत्न मुझे नहीं दिखाई दिया। एक समाज का पक्ष, एक राज्य का पक्ष, और तीसरा है धर्म संस्थान, वहाँ भी निराशा ही लगी। धर्म संस्थाओं की ओर से भी कोई चरित्र विकास का या हिंसा को कम करने का कोई संगठित प्रयत्न नहीं हो रहा है। विरल हो रहा है, कर रहे हैं। जैसा भी आपको बताया गया कि कर्नाटक में जब से हमारे संपर्क में आए, वहाँ के दो बड़े धर्म गुरु हैं, बड़े मठाधीश हैं, बाल गंगाधर नाथ स्वामी और शिवरात्रिक देशिक स्वामी, दोनों का पूरे कर्नाटक पर प्रभाव है और बहुत बड़ा उनका कार्य है, और हमारे साथ कार्य में जुड़े हुए कुछ लोग कर रहे हैं, वे अच्छा काम कर रहे हैं, पर फिर भी पूरे हिंदुस्तान की दृष्टि से देखें तो बहुत कोई संगठित प्रयत्न नहीं हो रहा है। और कहना तो ये होगा, बिना आक्षेप किए कहना चाहूँगा, वस्तु स्थिति का निरूपण करूँ तो
कि धर्म संस्थाएं भी बहुत सारी पैसा के पीछे जुड़ी हुई है, पैसा इकट्ठा करने में लगी हुई है। तो जहाँ से बुराई आती है उसका संग्रह हो रहा है, तो फिर नैतिकता का काम कैसे होगा। मैंने देखा धार्मिक गुरु भी इतने बड़े बड़े विज्ञापन कर और लोगों को भरमाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और बाद में शून्य सा लगता है। बहुत निकटता से बहुतों को जानता हूँ, लगभग हिंदुस्तान के बहुत लोगों को जानता हूँ, बड़े लोगों को। यह स्थिति है। तो तब देखा एक त्रिकोण बन गया, जो परिवर्तन का एक त्रिकोण है। समाज, सरकार और धर्म संस्थान, पूरा त्रिकोण शून्य हो रहा है और यह प्रयत्न नहीं हो रहा है, एक भारी समस्या है। इस स्थिति में हमने चिंतन किया और जोड़ने का प्रयत्न भी किया। एक संगठन हमने चाहा कि अहिंसा समवाय के नाम से एक तंत्र शुरू किया कि सब लोग यहाँ एक मंच पर आए, धर्मगुरु सारे, अपना संप्रदाय, अपनी परंपरा उसको निभाएं, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, केवल अहिंसा का विकास और नैतिक मूल्यों का विकास कैसे हो, इन 2-3 प्रश्नों पर सब एक मंच पर आए, अहिंसा समवाय। और उसका परिणाम मानता हूँ हुआ है और कुछ धर्म गुरु संगठित हो रही हैं। तो एक संभावना की जा सकती है कि अगर वह होता है तो चरित्र के विकास में एक विपरीत दिशा सामने आ जाएगी, एक प्रतिरोधात्मक शक्ति आ जाएगी। अब तक तो प्रतिरोधात्मक शक्ति क्षीण हो रही है। शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति जब कम होती है तो रोगों का आक्रमण होता है। आज समाज की भी यह रोग प्रतिरोधक शक्ति, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, रेजिस्टेंस पावर कमज़ोर हो रहा है और इसलिए चरित्रहीनता का उस पर आक्रमण हो रहा है, हिंसा बढ़ रही है। अपेक्षा है और काम भी करना है। राजस्थान में हम आए हैं, आने से पहले ही मुख्यमंत्री आई तो हमने उनसे कहा कि कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे कोई अच्छा काम हो, अच्छा काम हो और जिससे हिंसा कम हो। हमने हिंसा के कारणों की मीमांसा की और यह अनुभव किया कि केवल हिंसा कम करो कहने से नहीं होगा, जब तक हिंसा के कारणों की खोज नहीं होगी और जब तक हिंसा के कारणों का निवारण नहीं होगा तब तक हिंसा कम करो की बात कोरा शब्दालाप होगा, कुछ आना जाना नहीं होगा। हम कारणों की खोज करें तो कारणों की खोज में अनेक कारण आए, उनमें एक बड़ा कारण वह आया कि भूख के कारण हिंसा बहुत बढ़ रही है। हमने गरीबी की बात को भी छोड़ा, बहुत जटिल समस्या है। आज 55-60 वर्ष हो गए, कहते कहते मिटाओ, पर शायद मिट रही है या क्या है सब लोग जानते हैं। कम से कम भूखमरी की समस्या कि हिंदुस्तान में कोई आदमी भूखा न हो, भूख के कारण हिंसा में न जाए। हिंसा में जाने का बड़ा कारण है, भूखे आदमी को जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो, जो कुछ कर सकते हो। हमने केवल अहिंसा की चर्चा नहीं की, कोरा शाब्दिक मंथन नहीं किया, उसके साथ एक अहिंसा प्रशिक्षण का क्रियात्मक प्रयोग शुरू किया। उसके 4 आयाम है, अभी विस्तार से नहीं बता सकूंगा और शायद महाश्रवण बता देंगे आज कल जब भी मौका होगा, रात को या दिन में, कि 4 उनमें एक था नैतिकता का प्रशिक्षण और नैतिकता के साथ रोजगार का प्रशिक्षण। देखता हूँ कि एक ऐसे प्रयोग हुए हैं कि संगठित प्रयत्न की जरूरत है। अब कठिनाई है, दक्षिण भारत के बहुत सारे धर्मगुरु कहते हैं एक बार आप यहाँ आ जाए तो हम संगठित प्रयत्न करेंगे। उन्होंने काम चालू किया है,
100 गांवों को लेकर उनमें कायाकल्प करना शुरू किया है। हरियाणा वाले कहते हैं हरियाणा को समय दो, पंजाब वाले उधर दक्षिण भारत के, इधर बंगाल असम के, हम तो कहाँ कहाँ जाए, पर एक संगठित प्रयत्न ऐसा हो कि जिससे कोई परिवर्तन हो सके। हमारा ये सूत्र रहा। मुंबई में जब मैं था तब हमने प्रवचन में कहा, गोष्ठी में भी कहा। उन्होंने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि आपकी क्या कल्पना है, आप क्या चाहते हैं। मैंने संक्षेप में कहा, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ अर्थव्यवस्था और स्वस्थ समाज व्यवस्था। व्यक्ति स्वस्थ नहीं बनेगा, चरित्रवान नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। पहली शर्त है व्यक्ति स्वस्थ बने। दूसरी, अर्थव्यवस्था स्वस्थ बने। आज की जो अर्थव्यवस्था है यह हिंसा को बढ़ाने वाली है और कुछ अर्थों में कहूँ तो गरीबी को बढ़ाने वाली, अमीरों को बनाने वाली है। गरीबी को बढ़ाने वाली है, अमीर तो बन रहे हैं। हिंदुस्तान में कहते हैं 600 कितने हजार करोड़पति बन रहे हैं। यह लेखा जोखा तो हमारे मीडिया के लोग दे देते हैं, यह नहीं देते कि भूखमरा कितने हैं और गरीब लोग कितने हैं, जो जिनको खाने को रोटी 2 बार नहीं मिलती। यह आंकड़ा समाचार पत्रों में कम आता है। बस यह दिखा देते हैं हमारा आर्थिक विकास बहुत हो रहा है। स्वस्थ अर्थव्यवस्था और स्वस्थ समाज व्यवस्था। समाज व्यवस्था भी अच्छी नहीं है जिस समाज में दहेज के लिए हत्याएं होती है, जिस समाज में भ्रूण हत्या होती है, जिस समाज में तलाक भी बहुत होता है, बहुत बढ़ गया। हिंदुस्तान में बहुत कम होता था तलाक, और उसे कहते थे पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण, जिसका हाथ पकड़ा जीवन भर नहीं छोड़ते। आज तो हाथ पकड़ा और शाम तक हाथ छोड़ देते। अब ये पाणी ग्रहण शब्द का प्रयोग भी वर्जित होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। पाणी ग्रहण कहाँ हुआ? वह तो एक मात्र शाब्दिक है, शाम तक तलाक की तैयारी हो जाती है। जो अन्न एक आवश्यक था और एक समय था, और यह आया कि हिंदुस्तान अन्न का निर्यात कर सकता है, और आज आयात करने में अग्रणी हो रहा है, काफ़ी आयात कर रही है। किसानों की बहुत हत्या। और एक और देखा हरियाणा, पंजाब में, अब राजस्थान का तो हम अध्ययन करेंगे, पर वहाँ देखा घरेलू हिंसा बहुत हो रही है। जमीन के थोड़े टुकड़े के लिए, थोड़े पैसों के लिए पिता पुत्र को मार देता है, पुत्र पिता को, भाई भाई को मार देता है, पति पत्नी को। कुछ नशा भी कारण है, नशे के उन्माद में भी नशा और आर्थिक थोड़ी समस्या, इतनी घरेलू हिंसा। हमने तो वहाँ के अधिकारियों से भी, मुख्यमंत्री असब से कहा कि कम से कम एक प्रयत्न करें कि घरेलू हिंसा कम हो जाए, ऐसी स्थिति का निर्माण करें। तो हिंसा के बारे में और अहिंसा के बारे में हमारा अध्ययन भी व्यापक हुआ है। हमने बहुत व्यापक अध्ययन किया है, कारणों का अध्ययन किया है। हम केवल प्रवचन करने वाले नहीं हैं, प्रवचनकार नहीं है, प्रवचन तो करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, पर मानता हूँ कि ये हमारा 25% है। 75% तो कार्य दूसरा चल रहा है, जो क्रियात्मक काम चल रहा है। तो अब राजस्थान का भी है। राजस्थान का पहला ही राजगढ़, राजस्थान का प्रतिनिधि राज सब तो आ ही गया। राजस्थान का राजगढ़ यहाँ प्रवेश हुआ है, और कुछ समय रहना भी है, कुछ वर्ष या उदयपुर जाना, चतुर्मास उदयपुर करना है, और बीच में सारा ये लिया। अब दिन की बात, समय की बात तो ऐसी हो गई कि अब हमारे लिए कहीं भी 10 दिन टिकना भी बड़ी समस्या हो रहा है। अब जब इतने क्षेत्रों की मांग, इतने जगह जाना, न जय न जैन का सवाल। आपने देखा कि जब भिवानी में हम थे तो अजैनों का, पूरे हरियाणा के लोगों का ऐसा तांता 2 बजे से शुरू होता, रात के 9-10 बजे तक पूरा नहीं होता। इतना एक सारा अहिंसा का एक व्यापक क्षेत्र बन गया। तो आप लोग भी चिंतन करें, कुछ बदलें, परिवर्तन करना जरूरी है। आदमी बदले, जीवन शैली को बदलें, आदतों को बदलें और चिंतन को बदलें।
तो शायद एक नए युग में प्रवेश हो सकता है। केवल जैसे हैं वैसे के वैसे रहे तो उससे कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए अहिंसा के बारे में, अहिंसा यात्रा के बारे में आप व्यापक अध्ययन करें, व्यापक जानकारी करें और कैसे हिंसा को कम कर और अपनी जीवन शैली को अहिंसक बना सकते हैं। आचार्य तुलसी ने एक जीवन शैली का स्थापन किया था, 9 सूत्रात्मक जीवन शैली। मानता हूँ वह जीवन शैली हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आज उस जीवन शैली के बारे में या और कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में अनेक लोग बड़ी जिज्ञासा रखते हैं। जब हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी इकोनॉमिक्स एंड नॉन वायलेंस इस विषय पर, तो हॉलैंड से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, इन दोनों का योग होना चाहिए। और अभी अभी कल परसों एक पत्र हॉलैंड से फिर मिला है। इतना पत्र है, इतनी जिज्ञासाएं उन्होंने प्रस्तुत की और वे स्वयं प्रयोग चला रही हैं। तो देश और विदेश के साथ एक अहिंसा यात्रा का व्यापक संपर्क और व्यापक कार्यक्रम है। अब राजस्थान के लोगों को भी कुछ समझना है, देखना है और सबको, मानता हूँ हमारे सामने कोई जैन अजैन, किसी का हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं। और मुसलमानों के साथ भी इतना संपर्क रहा तो उनके घरों में रहे, उनके गांवों में रहे और कुछ लोग तो आश्चर्य भी करने लग गए। ईसाइयों के साथ भी रहा, पारसियों के सबके साथ रहा। तो एक व्यापक दृष्टिकोण से आप अहिंसा को समझने का प्रयत्न करें तो मैं विश्वास करता हूँ कि जीवन शैली के परिवर्तन के द्वारा एक नए व्यक्ति का निर्माण किया जा सकता है और मूर्छा को तोड़ा जा सकता है। जो मूर्छा घनी हो गई उसको भी तोड़ने का मौका मिल सकता है और एक नए क्षितिज के पास जाकर और नई बस्ती का, नए कल्पना जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो आप भी कुछ नया करने का सोचें। मैं विश्वास करता हूँ कि उससे घाटे में नहीं रहेंगे, बहुत लाभान्वित होंगे। केवल थोड़ा दृष्टिकोण को बदलना है, हमारी दृष्टि बदले, दिशा बदले। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे